नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में बयानों के तीर से एक दूसरे को जख्मी करने की कोशिशें खूब परवान चढ़ रही हैं। दूसरों को नीचा और खुद को जनसेवक साबित करने की होड़ सी मची हुई है। आपने अभी तक ये देखा होगा कि प्रधानमंत्री सूबे की सरकार को निशाने पर रखकर उसे नाकारा साबित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तो अखिलेश और राहुल यानी दोनों अच्छे लड़कों की जोड़ियां खुद को बेहतर और प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने का भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। अखिलेश ने तो यहां तक कह डाला कि इससे पहले उन्होंने इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देखा ही नहीं। वहीं अखिलेश कैबिनेट के कद्दावर मंत्री आजम खान ने बीएसपी के बजाय बीजेपी को वोट देने की बात कही। अब भले ही ये बात उन्होंने तंज के तौर पर कही हो, लेकिन अर्थ निकालने वाले तो इसका मतलब भी निकालने में जुट गए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रति या फिर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नरमी की वजह से अपने ही सहयोगियों के निशाने पर आ गए थे, उन्हीं नीतीश कुमार को अब ये लगता है कि गंगा अभी भी मैली है और वो अपने बेटे को ढूंढ रही, लेकिन बेटा है जो अपनी मां को भूल चुका है। यानी जैसे जैसे मतदान प्रक्रिया संपन्न होती जा रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी गर्म होती जा रही है। नेताओं के इन तीरों से राजनीतिक दल आखिर कितना जख्मी होते हैं और जनता पर इन बयानों का क्या असर पड़ता है, आज लोकतंत्र में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में पांचवें दौर की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। इस दौर में 51 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, लेकिन हमलों का दौर बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन पर शाब्दिक हमले खूब जारी रहे। अखिलेश यादव ने उन्हें सबसे बड़ा झूठा करार दिया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर के इंफॉल में एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर हमले कर रहे थे, तो वहीं उनके विपक्षी यूपी और बिहार में उन पर निशाना साध रहे थे। मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 1.5 साल पहले केंद्र सरकार के साथ हुए नगा समझौते में मणिपुर को नुकसान पहुंचाने वाला एक भी शब्द नहीं है, लेकिन राज्य सरकार चुनाव के समय झूठ फैलाकर एक जनजाति को दूसरी जनजाति से लड़वाने का काम कर रही है। जिस कांग्रेस के इतने गुना है, अब मणिपुर में उस कांग्रेस को एक दिन भी रहने का अधिकार है क्या? वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से फायदे का दावा कर रही केंद्र सरकार आंकड़ों को सामने रखने में डर क्यों रही है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री को इस मामले पर बहस की खुली चुनौती दी। अखिलेश ने कहा कि टीवी पर मन की बात, रेडियो पर मन की बात, हर जगह मन की बात की जा रही है, लेकिन आज तक कोई बीजेपी के मन की बात समझ नहीं पाया। अखिलेश ने मोदी को सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री बताया। ये चुनाव है, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भाई पूरे देश में। अगर किसी ने देखा हो तो बता दो। हमने तो नहीं देखा, और इतना बड़ा सपना दिखाने वाला भी प्रधानमंत्री नहीं देखा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर भी नरेंद्र मोदी रहे। बहराइच में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सिर्फ वादे करता है। मोदी जहां जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। वाराणसी गए तो गंगा मेरी माँ है, मैं वाराणसी का बेटा हूँ, वाराणसी को बदल दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। राहुल ने कहा कि रिश्ता बनाने से नहीं निभाने से बनता है। वहीं पटना में गंगा पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के समय बार बार कहते थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन अब तो गंगा मैया उन्हें ढूंढ रही है कि मेरा बेटा कहाँ है। नीतीश ने कहा कि गंगा की स्थिति को देखकर रोना आता है। कहा गया कि माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन हम बनारस गए तो लोग कह रहे थे कि अब गंगा माता खोज रही है, कहाँ गया बेटा तुम? ठीक नहीं रहे। हालांकि मोदी के लिए राहत की बात ये रही कि सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने लोगों से बीएसपी के बजाय बीजेपी को वोट देने की बात कही। भले ही आजम खान ने ये तंज कसा हो। बसपा को वोट करेंगे, मत करो बसपा को वोट। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बीजेपी को वोट करो, सीधे बिल्कुल सीधे बीजेपी को वोट करो।
यूपी में चुनाव अपने आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर है। शहमाद के इस खेल में जीत का फैसला जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो सियासी फिजा में बयानों के तीर खूब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक दूसरे को जख्मी करने की कोशिशें खूब परवान चढ़ती नजर आ रही हैं। दूसरों को नीचा और खुद को जन सेवक साबित करने की होड़ मची हुई है और इसमें कोई भी सियासी दल पीछे नजर नहीं आता। इसका कितना असर पड़ता है राजनीतिक दलों पर, उनके प्रत्याशियों पर, साथ ही जनता के मनोभाव पर क्या कुछ असर पड़ता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दिनेश सिंह जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। प्रदीप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद अब्बास साहब हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा है कि इससे पहले इतना झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री नहीं देखा, उस पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, जुबानी हमलों का दौर जारी है। एक दूसरे को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, इस प्रक्रिया में सभी सियासी दल उलझे पड़े हैं। आपको नहीं लग रहा कि आम जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे अब कहीं पीछे दबते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यही हो रहा है। एक शुरुआत हुई कि हम विकास के नाम पर लड़ेंगे, हम काम के नाम पर लड़ेंगे, हमारा काम बोलता है, हम विकास करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ज्यों-ज्यों चुनाव आगे बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं कि चुनाव पीछे चला गया है। शमशान है, कब्रिस्तान है, झूठ है, गधा है, तमाम ऐसी चीज़ें आ गई हैं और ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जो बहुत ही, जिनको हम कहें कि ओछे किस्म के हैं। और कम से कम भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में 50 और 60 के दशक में भी चुनाव हुआ करते थे और उस समय विरोधी दल के नेता लगभग एक मंच से, जो उम्मीदवार हुआ करते थे, एक मंच से ही अपना अपना प्रचार करते थे। रास्ते में मिल जाते तो एक दूसरे को नाश्ता कराते थे, खाना खिलाते थे। अगर गाड़ी पंचर हो जाती तो अपनी गाड़ी से बैठा के उनको उनकी जगह पहुंचाते थे। एक जमाना वो था। आज एक जमाना ये है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल आंखों से देखना तो पसंद करते ही नहीं है। जिस तरीके के वाक्य बोले जा रहे हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं, इतने घटिया किस्म के हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो, चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से हो, चाहे कांग्रेस की ओर से हो या अन्य दलों की ओर से हो। यानी अब हुआ यह है कि इन जुमलेबाजी को लेकर के सारे जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जिन पर चुनाव होना चाहिए, वो मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं। सर ये मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और भी है कि आम जनता के मन मस्तिष्क पर, मनोभाव पर क्या कुछ असर पड़ता है इस तरह की बयानबाजी को लेकर? देखिए, जनता इस बात को समझती है। जनता भी इस बात को समझ रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है और उसके लिए जो बात होना चाहिए, उसके जो मुद्दे होना चाहिए, उसकी जो समस्याएं होना चाहिए, उन समस्याओं की तरफ न किसी पार्टी का ध्यान जा रहा है, न उनके नेताओं का ध्यान जा रहा है, न उम्मीदवारों को जा रहा है। सब एक दूसरे को गालियां देने में जुटे हुए हैं। इससे जनता पीछे पिछड़ गई है, जनता पीछे चली गई है। अब यही उसमें है कि जनता को ये तय करना है कि आखिर वो किस तरीके के लोगों को कैसे वोट दे और किसको वोट दे। तो समस्या यही है कि चुनना उन्हीं में से है। लेकिन जिस तरीके के लोग हैं, जैसी बातें हो रही हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं और अच्छा संकेत नहीं है। कम से कम इस पर कोई विराम लगने की वो स्थिति आनी चाहिए। और चुनाव आयोग भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा है। खाली लोगों को चेतावनी दे देने भर से या कुछ कर देने भर से काम चलता नहीं है। इन चीजों के बारे में तो स्वयं राजनीतिक दलों को ही सोचना होगा कि यानी अब वक्त आ गया, आपको लगता है कि राजनीतिक दलों पर इस विषय पर भी उन्हें गंभीरता के साथ विचार करना होगा कि राजनीति इस तरह की भाषा के बाद गर्त में जाती हुई नजर आ सकती है? दिनेश सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि इतना झूठा प्रधानमंत्री तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं आज के पहले, इस पर क्या जवाब देंगे? असल में अखिलेश यादव को अपनी हार अब सामने है, तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे वो अपना संतुलन खो रहे हैं। उनको कहां से दिखेगा, क्योंकि मुझे याद है कि इतना काम करने वाला प्रधानमंत्री अभी तक हिंदुस्तान को नहीं मिला था। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, इनको लग रहा है कि अब जुमलेबाजी कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं
तो क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं बल्कि जितना कह रहे हैं उतना कर भी रहे हैं। तो दिक्कत इनको इस बात से है कि कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 11 तारीख को बनने वाली है काउंटिंग के बाद, और काउंटिंग के पहले 4 चरण से ही वो परिलक्षित हो गया है। तो अखिलेश यादव के सामने, क्या सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, इनके दूसरे भी कद्दावर नेता आजम खां तो सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। तो आप देख लीजिए ना, अब तो यही लोग जिताने के लिए लगे हैं। और वही प्रधानमंत्री की काबिलियत है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखिए कि सारे प्रदेशों में धीरे धीरे करके, कुछ एक को छोड़ दीजिए एकाध को, तो सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है। और अभी भी बाई इलेक्शन देखिए, जितने बाई इलेक्शन हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एमएलसी के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। अभी महाराष्ट्र में वहां पर लोकल बॉडी के चुनाव हुए, भारतीय जनता को। तो इन चुनावों का उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में असर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र की बात ले लें, जैसे परसों ही जो रिजल्ट आया है, आप क्या समझते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग अधिकतर कहां के हैं? वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बहुतायत संख्या में हैं। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, एक वातावरण का सृजन होता है। और लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जाना चाहते हैं? अच्छा जी, सवाल ये है, वो पिछले 6 दशकों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी जैसे अपने सीनियर पत्रकार बंधु कह रहे थे कि पहले की राजनीति हुआ करती थी। मुझे लगता था उस समय इतना मीडिया का स्कोप नहीं हुआ करता था जिन समयों की बात आप कर रहे हैं कि लोग ले जाते थे, ले आते थे। आज भी लोग, अभी तक चुनाव के गठबंधन के पहले एक दूसरे के लोग गाली देते थे, कहते थे कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल। इससे अच्छी बात क्या होगी कि उनके अपने कंधे पर बैठाकर चुनाव प्रचार करें। भाषा का इस्तेमाल तो ठीक है, ये अच्छी बातें हो गई। आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, ये ठीक है, लेकिन बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे में बदलाव नहीं आया क्या? निश्चित तौर पर देखिए आया है। देखिए यही है कि आज क्या कारण है कि हमारे 2 लोकसभा में हमारे 2 सदस्य होते थे। आज हम बहुमत की सरकार आखिर में अक्षय जी क्यों चला रहे हैं? निश्चित तौर पर समय काल और परिस्थिति के अनुसार राजनेता को, राजनीतिक दलों को अपने आप में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है और परिवर्तन करना चाहिए। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर आप दृढ़ रहेंगे तो वही हश्र होगा जो कांग्रेस पार्टी का हुआ है या दूसरी पार्टियों का। आप एक बार मूर्ख बना के, जनता को मूर्ख बना के सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन बार बार आपकी सरकारें रिपीट नहीं कर सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ हो रहा है। हम एक बार नहीं, हम जिन राज्यों में हैं बार बार हम वहां आ रहे हैं। इसका कारण सिर्फ दिवा स्वप्न दिखाकर नहीं, उस स्वप्न को हकीकत में बदलने वाले अगर प्रधानमंत्री हैं तो पहली बार। मोहम्मद अब्बास साहब क्या जवाब देंगे? दिवा स्वप्न, दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ दिवा स्वप्न दिखाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काम सिर्फ बोलता ही, एक नारे के तौर पर इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन काम बोलता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और मेरे भाई दिनेश जी ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए हम 2 सीटों पे थे, अब समय की परिस्थिति पे उतरकर सत्ता पाने के लिए हमें परिवर्तन करना पड़ा। और परिवर्तन यहाँ तक करना पड़ा कि जिन घटिया मूल्यों के आधार पर ये बदतमीजियाँ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं, ये शुरुआत करते हैं अपमान करने की स्वर्गीय जवाहरलाल चौधरी चरण सिंह जी से। किसान घाट आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो नहीं गया। ये अपमान करते हैं। पटेल जी का सम्मान पूरा भारत करता है, लेकिन पटेल जी का सम्मान जवाहरलाल उत्तर प्रदेश के लाल की कीमत पे नहीं होगा। उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। अब अपमान का परिणाम ये हुआ कि दादा का अपमान देके पोता भी बोलना शुरू हो गया। पोते का खून गर्म कर रहा है। कब तक अपमान करेंगे? उत्तर प्रदेश तो गुंडा प्रदेश, कट्टा प्रदेश। और अभी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, बहुत बड़े हैं। मैं भी सोच रहा था कि जब ये नोटबंदी हुई, हमने बहुत बहसें करी, एपीएन चैनल में हम बुलाया और पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि कोई अकलमंदी का काम नहीं है, ये मूर्खता का काम है और कोई भी अच्छा आदमी नहीं कर रहा। तो मैं सोचता था देश का प्रधानमंत्री और इतने बोलने वाले अब्बास साहब, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, जैसा दिनेश जी ने अभी गिनाया कि अगर नोटबंदी से देश की जनता की नाराजगी होती, सुन तो लीजिए, दिनेश जी कह रहे हैं कि अगर नोटबंदी का इतना प्रभाव पड़ा होता, आम जनता नाराज होती, तो नतीजे उनके पक्ष में कैसे आते? इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? सुन तो क्या वोटर समझदार नहीं है? नतीजे पे आ रहे हैं ना, नतीजों पे तो आ रहा हूं मैं कि इतना बड़ा निर्णय ले लेना और जिसमें पूरे विश्व में जिसकी बदनामी हुई और बदनामी हो ना हो, 1.5% जीडीपी गिर गई, 15 लाख करोड़ रुपए एनआरआई निकाल गए, मुल्क में अफरा तफरी मच गई, 150 से ज्यादा लोग मारे गए, गरीब, उन्हें
सर्जिकल स्ट्राइक मारा गया, इतना सब काम करने के बाद ना तो आतंकवाद बंद हुआ, ना जाली करेंसी पकड़ी गई, ना काला धन आया, ये मूर्खता का निर्णय हुआ। ठीक है, इन पर हम लेकिन सभी समझ पर में चर्चा नहीं करेंगे। आता अब्बास कि साहब, इतने इन पर हम बड़े तमाम व्यक्ति पहलुओं को कैसा जानने एक की मिनट, मैं कोशिश बात करेंगे पूरी करूंगा। और विकास की कैसा बात ऐसी करेंगे, बात करता है? क्योंकि अब लेकिन जो जब सियासी परसों पार्टियां हैं, प्रधानमंत्री खासतौर नमन की पर जो बात कही, सत्तारूढ़ पार्टियां एकता बड़ा में हैं, नीति वो होता विकास के है, मुद्दे से भाग रही गधे हैं। से भी प्रेरणा ली जानी चाहिए। इन मुद्दों से तब भागने मेरी के पीछे समझ की में वजह आया क्या है, कि हम नोटबंदी इसी को जानने की कानून कोशिश कर में रहे हैं। एक गधे से प्रेरणा प्रदीप सिंह लेकर जी, इस मुल्क को अब आप लोग सहयोगी हैं, भले ही आपने कहा हो नोटबंदी करी गई है कि 27 साल यूपी बेहाल, अब आप लोगों ने नारा भी शायद बदल दिया होगा साथ में आने के बाद। कौन से वो काम लगते हैं उत्तर प्रदेश में जो पिछले 5 साल में नहीं हुए हैं? खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर जवाब जरूर दीजिएगा। लगातार प्रदेश की सरकार ने विकास के कार्यों को किया है, और चाहे वो लैपटॉप की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मेडिकल, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे 100 डायल हो, 108 हो, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मेट्रो बनाने की बात हो। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी इस मुद्दे पे जो चर्चा कर रहे थे, निश्चित तौर पर चुनाव में स्वच्छता के आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक दलों की अपनी जिम्मेदारी है, नेताओं की अपनी जिम्मेदारी है, कम से कम जो ऐसे बयानों से बचें जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, और जिससे और आज राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि आप समाज का रोल मॉडल होते हैं। आप कोई भी आपके आचरण को देखकर तमाम नौजवान अपना आचरण तय करते हैं। ऐसी स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री पूरे के पूरे प्रदेश को कट्टा प्रदेश कहने लगते हो, पूरे के पूरे प्रदेश को रेल हादसों को लेकर पूरे प्रदेश को आतंक का प्रदेश कहने लगते हो, ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि ऐसी स्थिति से प्रधानमंत्री को बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री तो यहां तक, और जो झूठ की बात अभी मुख्यमंत्री के इस बयान पर कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते, झूठ ही नहीं, हमें लगता है कुछ अल्पज्ञान की भी स्थिति है। जब ये बिहार में जाते हैं तो बिहार में तक्षशिला की बात करने लगते पहले हैं। तक तो यही सिकंदर को बिहार पहुंचा देते हैं। इस तरह की भाषा, और यहां तक देखिए, बिना बुलाए नमाज की नवासी के शादी में पाकिस्तान तो चले जाते हैं, और यहाँ का उत्तर प्रदेश को आतंक का प्रदेश कहने लगते हैं। आप देखिए, अभी तक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आप मोहम्मद अब्बास साहब की पार्टी के लिए करते थे। आप समझ रहे हैं कि गठबंधन के बाद एक मजबूरी होती है। लोगों को गद्दार करते हैं। ये जो 10 बिंदु हैं, आप कल्पना करिए सर सुनिए, ये जो 10 बिंदु जो दोनों अच्छे लड़कों ने मिलकर बनाए हैं कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। सर, सवाल तो सुन लीजिए। हिंदुस्तान के लोगों को गद्दार कहते हूँ। प्रदीप सिंह जी, रट कर आए हैं क्या कि हमें यही जवाब देना है? नहीं, तो सर इस बात का जवाब दीजिए, ये जो दोनों अच्छे लड़कों ने 10 बिंदु निकाले हैं कि हमें इन बिंदु पर विकास के कामों को आगे बढ़ाना है, अगर हम सत्ता में दोबारा काबिज होते हैं तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर शामिल नहीं है क्या? निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर शामिल है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी अपने कुछ मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश की आवाम के बीच में पिछले 2.5 सालों से है, और उसमें 3 नारे थे हमारे, 3 नारे: समर्थन मूल्य का करो हिसाब, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। ये नारे, ये मुद्दे आज भी कायम है। गठबंधन के कॉमन मैन प्रोग्राम में ये मुद्दे हैं, और सरकार बनते ही इन मुद्दों पर काम होगा। निश्चित तौर पर कर्जा माफी की बात होगी। अब जब गठबंधन या कांग्रेस पार्टी जब कर्जा माफी की बात करती है तो उत्तर प्रदेश की आवाम हम पर विश्वास करती है, कारण कि हमने हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ किया है। कानून व्यवस्था पे निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था की है। यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी हो, कुछ घटनाओं को लेकर आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। सर, एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं क्या? प्रदीप सिंह जी, एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं क्या? वो आंकड़े कहां पर तैयार होते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी ये बात कहते तो मैं निश्चित तौर पर उन्हें जवाब देता। एनसीआरबी के आंकड़े में मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में, सर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां की जनता वहां की सरकार से जवाब मांगेगी। और अपराध के मामले मैं जवाब दूंगा। आप ठीक है अब्बास साहब, आप जवाब दे दीजिए, सहयोगी तो आप भी हैं। देखिए, सहयोगी नहीं है, हम आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, एपीएस चैनल सम्मानित चैनल है, क्या भारत सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी है? भारत सरकार के गृह मंत्री की क्रेडिबिलिटी है? सर, लॉ एंड ऑर्डर तो जहां तक मुझे जानकारी कि राज्य सरकार का काम है ना लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। राजनाथ सिंह जी का गृह मंत्रालय का जारी किया हुआ आंकड़ा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
राजस्थान के बाद आता है हर चीज में नंबर अपराधों के मामले में। हम उसे भी अच्छा नहीं मानते, अभी 100 नंबर व्यवस्थित कर दी है। कितनी सैकड़ों गाड़ी एक जिले में 100 50 बनाना शुरू करा है ना केंद्र सरकार ने। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पुलिस का पैसा पूछो दिनेश सिंह से क्यों जारी नहीं करा? ये पैसा देते नहीं है और हमारा अंश देते हैं या संघ कार्यालय की शाखा को हमें दान नहीं देते। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं और इतना हेकली से झूठ बोलने वाला मैं कह सकता हूँ एक साधारण सा आदमी, इतनी हेकली से झूठ बोलने वाला आदमी कुछ नहीं हो सकता। ये बिहार गए, कितने झूठे वादे करे थे, चुनाव आरती खिसक गए। बताओ कोई एक वादा पूरा किया उन्होंने अपना? ठीक है। अब ये कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 1.5 करोड़ किसान आपके 4 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसमें राजस्थान में। किसी का कर्जा माफ करके बताते तो कहते देखिए हमने यहाँ किया और हम करेंगे। अरे हमने तो सब कुछ करके दिखा दिया। 1600 करोड़ रुपए प्रदेश का बजट कम होता है, 1600 करोड़ रुपए किसानों को कर्ज माफ कर दिया। हमने 54 जिले एक्सप्रेस वे से जोड़े और 4 लेन बना दी। हमने लैपटॉप बांट दिया और हमारी नकल करोगे, नकल करके पास होना चाहते हो। अब शाह साहब कह रहे हम भी लैपटॉप बांटेंगे। अरे तुम कुछ और बांट लेते। जब इतनी पॉपुलर स्कीम थी तो कहते थे खिलौना दे दिया, खिलौना। हमने लैपटॉप चलाने के लिए केंद्र कुछ नहीं करा। हमने 12 साढ़े 12,000 में प्रोडक्शन करके 1000 सब स्टेशन लगा के 150 ट्रांसमिशन सब स्टेशन लगा के हमने बिजली को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करा और पैरों को और मजबूत किया जाएगा। बिजली सड़क पानी का जाल पूरे प्रदेश में मजबूती से बिछा। उसी बल पे हम कहते हैं कि काम बोलता है। हम कहते हैं चैलेंज कर लीजिए, आंकड़ों के साथ लाइए। और जो सर अभी आंकड़ों के हिसाब से ही बात करेंगे तभी ज्यादा मजा भी आएगा और लोगों को भी पता चल पाएगा कि आंकड़ों पर क्या हुआ। सर हम जिला मुख्यालय तक की बात करेंगे, जिला मुख्यालयों को भी जोड़ने की बात कही गई थी ना, और जवाब तो ले लीजिए जी। ये मध्य प्रदेश के शिवराज ठीक है अब्बास साहब, ठीक है अब जवाब तो ले लीजिए। आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो ले लीजिए दिनेश सिंह जी। ये उत्तर प्रदेश में करेंगे तो उत्तर प्रदेश से बाहर की बात जरूर। ठीक है सर, ये चेहरा लाए। ठीक है अब्बास साहब, ठीक है, ठीक है सर, हो गया। प्रदेश के बेटे लड़े। ठीक है दिनेश सिंह जी, अब ये बताइए कि नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि जो स्वच्छ गंगा का राग अलाप रही थी केंद्र की मोदी सरकार, कहां तक गंगा स्वच्छ हुई? मां गंगा खुद अपने बेटे को ढूंढ गई। ठीक है अब्बास साहब, आता हूं अभी आपके पास। दिनेश जी, निश्चित तौर पर जो नीतीश जी ने कहा है ना, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं गंगा को स्वच्छ करना चाहता हूं, और गंगा को ही नहीं पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ करना चाहते हैं। सर तकरीबन पौने 3 साल। और प्रदीप जी ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और स्वच्छता आप अगर ईमानदारी से बात करें ना, और इनसे भी पूछिएगा जो पैनल पर बैठे हुए हैं, ये भी स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वच्छता दिखनी शुरू हो गई है। और स्वच्छता जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, निश्चित तौर पर गंगा स्वच्छ होगी और पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ होगी। पौने 3 साल का वक्त हो गया, निश्चित तौर पर समय पर होगी, उसमें कोई धोखा देने की बात नहीं है। और ये हमारा कोई चुनाव का एजेंडा नहीं है, और ये हमारा कोई चुनाव का एजेंडा। जरा एक मिनट प्रदीप जी, प्रदीप जी जरा, प्रदीप जी आप था ना अब्बास जी और प्रदीप जी दोनों लोगों से कह रहा शांत रहिए, मैं सुनता हूँ पूरी तरह से आपको। जरा प्रदीप जी सुनिए, प्रदीप जी जरा सुनिए, प्रदीप जी, प्रधानमंत्री प्रदीप जी सुनिए, मैं कहता हूँ तो आपको बुरा लग जाता है। जरा सुनने की आदत डालिए। जरा आपने सवाल उठाया तो जवाब ले लीजिए ना। अरे प्रदीप जी आप रद्द कराइए, प्रदीप जी नहीं तो सुन लीजिए, फिर जवाब हमको देना है ना। आप सवाल प्रदीप जी आपसे निवेदन है कि जरा मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आपके जो सवाल हो गए मैं जवाब, आप सुन तो लीजिए। अरे जरा सुनने का साहस रखिए, मैं आपको सुन रहा था ना, जरा सुन लीजिए। और दूसरी चीज, हमारे अब्बास भाई ने कहा कि जो लोग जो है सम्मान, जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं वो कैसे चुनाव जीतेंगे। यहां तो लोग बेटे बाप का सम्मान नहीं कर रहा है, भाई भाई का सम्मान नहीं कर रहा है, चाचा भतीजे का सम्मान नहीं कर रहा है, और इस दल में तो सम्मान हो रहा है जो बीपीएल कार्ड धारक था, आज उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा है। यह है कीर्तिमान, यह है काम बोलता है उत्तर प्रदेश का। और दूसरी चीज कह रहे थे हर जिलों में 100 नंबर की 100 गाड़ियां, और 100 नंबर की गाड़ियां और 108 नंबर की गाड़ियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढोने का काम करती थी, सब्जियां लाने का काम करती थी। आप कहीं भी कोई घटना हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, अब्बास साहब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। दिनेश जी, कोई घटना हो जाए तो गाड़ी नहीं पहुंचती है। आप अपनी सरकार की उपलब्धियां बताइए ना। अरे अब्बास साहब ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा इंतजार कीजिए ना सर, आप अच्छे प्रवक्ता हैं।
अच्छे श्रोता भी बनिए थोड़ा ना, दूसरों की बात भी सुनिए ना सर। दिनेश सिंह जी, मेरा सवाल प्रदीप जी सर आ रहा हूं ना झूठ ना बोले सर, जब आपकी बारी आएगी तब आप अपना पक्ष रखिएगा सर, दूसरों को मौका तो दीजिए कम से कम बात रखने का। दिनेश सिंह जी, मेरा सवाल यही है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अब्बास साहब, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पहले कहा था, जब 20,000 करोड़ रुपए का बजट आप लोगों ने दिया था ना शायद नमामि गंगे के लिए, कि 1 साल में पूत के पांव दिखने शुरू हो जाएंगे। 2 साल गुजरा, 2.5 साल गुजरा, तकरीबन 2.25 साल हो रहा है, अब तक ये पांव कहां है? पांव दिखने शुरू हो गए, मैंने यही कहा कहां दिख रहे हैं ना, दिखने शुरू हो गए। आप कहां दिख रहे हैं? आप पहले की गंगा को देखिए, आज की गंगा को देखिए, पहले के हिंदुस्तान को देखिए, आज के हिंदुस्तान को देखिए, पहले की रेल को देखिए, आज के रेल को देखिए, पहले के प्लेटफॉर्म को देखिए, आज के प्लेटफॉर्म को देखिए, पहले की सड़क को देखिए, आपकी सड़क को देखिए, और स्वच्छता दिखनी शुरू हो गई है। अगर नहीं दिखनी है तो इनके दृष्टि का दोष नहीं है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दृष्टिकोण का दोष है। आप आम जनता से पूछिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी दिनेश सिंह, गंगा में स्वच्छता दिखनी शुरू हुई कि नहीं? उसको रेल में स्वच्छता दिखनी शुरू हुई कि नहीं? उसको बसों में स्वच्छता दिखनी शुरू हुई कि नहीं? उसको सड़कों में स्वच्छता दिखनी शुरू हुई कि नहीं? अब तो काले धन की भी स्वच्छता दिखनी शुरू हो गई है, चिंतित मत रहिएगा। ठीक है, आप एक सम्राट चैनल। अरे सर, इसको चुनावी भाषा नहीं रही है सर, इसको चुनावी भाषण का मंच समझ रहे हैं क्या? इसको रखे रहिए, अभी एक चरण बाकी है, वहां भाषण दीजिए। दिनेश सिंह जी, अब्बास साहब, सबसे पहले आप सभी सम्मानित मेहमान हैं। अब्बास साहब, अरे अब्बास साहब सुन लीजिए, आप सभी हमारे सम्मानित मेहमान हैं, कृपया थोड़ा बहस की मर्यादा को बनाए रखिए ना। इस बहस से कोई सार्थक चीज निकले, इस बात के प्रयास कीजिए ना। हो हल्ला मचाने से कोई फायदा है क्या? वो तो आप लोग मचाते ही हैं, सदन में भी गरिमा को भंग कर देते हैं। सर, आपका समय भी बहुमूल्य है, उससे ज्यादा हमारे दर्शकों का समय बहुमूल्य है, उसको जाया मत कीजिए ना। दिनेश सिंह जी, मेरा सवाल ये आपसे है कि जैसा अखिलेश सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि सबसे ज्यादा विकास अगर आज तक उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने किया, वो हमारी सरकार ने किया। मेट्रो का भी जिक्र है, हाईवे का जिक्र है, 4 लेन की बात है, जिला मुख्यालयों से जोड़ने की बात है, तभी वो कह रहे हैं कि काम बोलता है। अच्छा जी, आप भी उत्तर प्रदेश में, आपका स्टूडियो भी है, हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप भी उत्तर प्रदेश में अगर रहते हो तो आपने यहाँ समाजवादी पार्टी की भी सरकार आपने देखी है, आपने यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार आपने देखी है, आपने कांग्रेस पार्टी की भी सरकार आपने देखी है, और आपने माननीय कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देखिए। मैं चुनौती देता हूं कि आप तुलना करके देख लीजिए कि काम कहां बोल रहा था। सर, क्या जितने 500 से ज्यादा दंगे जो उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, माननीय राजनाथ जी के जमाने में हुए थे, ये माननीय कल्याण सिंह के जमाने में हुए थे। अच्छा जी, आज थानों में से निकालकर लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, आज मुख्यमंत्री आवास के सामने लोगों की हत्या कर दी जाती है, आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सूर्यास्त के बाद वो चल नहीं सकती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में व्यवस्था? मैं तो पूछता हूं, बरी हो गए। प्रदीप जी बता देना। ठीक है सर, आपने सरकार चलाई ना, पूरा आतंक का माहौल है, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक जा रहे हैं, आतंक फैला दिया है, एक ब्रेक के लिए रुक जा रहे हैं। हिसाब किताब सबको देना पड़ेगा सर, हिसाब किताब सबको देना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी है जनता के प्रति। अगर जनता ने चुना है अपनी सरकार के तौर पर, तो हिसाब मांगने का अधिकार भी जनता को, और उस जवाबदेही से आप बच नहीं सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी घमासान की। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में बयानों के तीर भी खूब चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को जख्मी करने की पुरजोर कोशिशें की जा रही है, दूसरों को किस तरह नीचा दिखाया जाए और खुद को कैसे बेहतर तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए, इस कवायद में सभी सियासी दल लगे हुए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम रुख लखनऊ का करेंगे, रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र सिंह जी, अभी आपने दावे भी खूब सुने, जब काम की बात आती है तो खूब चिल्लाकर बताने का प्रयास किया जाता है कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, लेकिन जब जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो नजर कुछ नहीं आता है, कुछ खास नजर नहीं आता है। कैसे हम यकीन करें कि आपके दावों में सच्चाई है? देखिए, बहुत साफ बात है कि हर सरकार अपने घोषणा पत्र के आधार पर वादे करके कि हम ये काम करेंगे और सरकार में आती हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, गंगा को साफ करने की बात हो रही थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो काम किए हैं या जो काम नहीं हुए हैं, जिनको पूरा होना चाहिए था, ऐसे बहुत से काम है जो नहीं हुए हैं, जिनको करना चाहिए था। उसी तरीके से जैसे जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई और उस वक्त मोदी जी ने और बाकी लोगों ने कहा कि गंगा साफ करेंगे, अभी आप कह रहे थे, अभी मैं इससे पहले इसी चैनल पे सुन रहा था, बनारस के लोगों से बातचीत आपके संवाददाता कर रही थी। जी जी। तो 3 साल हो गए, 3 साल हो गए,
केंद्र में सत्ता में भाजपा को आए, लेकिन गंगा की सफाई का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ और बनारस में गंगा आज भी उतनी ही गंदी है। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं कि कोई भी सरकार हो, वादे करना और वादे करके उन्हें पूरा करना। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद हैं। इन सांसदों ने मोदी जी के कहने पर सभी सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया। आप उन गांवों की अगर हालिया तस्वीर देखना चाहें या उनका कभी वो आकलन करना चाहें, इन मोदी जी के गांव से लेके 73 सांसदों ने जो गांव लिए हैं, उन गांवों में कोई विकास का काम नहीं हुआ। केवल वादे करना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या समाजवादी की पार्टी की सरकार हो, अगर वादा किया और पूरा नहीं किया है। अखिलेश यादव आज जो बात कह रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं, तो अगर मान लीजिए उन्होंने 50 काम बताए थे कि हम ये करेंगे, वो 50 में अगर 25 काम किए, 30 काम किए, 20 काम किए, तो वो उन 20 कामों के लिए अपना दम भर सकते हैं कि हमने ये काम करके दिखाए हैं। बाकी अधूरे रह गए, उसका कारण और वो बताएंगे कि हम क्यों नहीं पूरे कर पाए। इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि 3 वर्षों में जो उन्होंने राज्य में काम करने के वादे किए थे, उनमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए, ये बात उनको बताना चाहिए। अब समस्या ये हो रही है कि उन वादों पर तो कोई जा नहीं रहा है। उन 73 सांसदों से कभी नहीं पूछा गया कि आपने अपने गांव का 3 साल में विकास क्यों नहीं किया। ये विकास होना चाहिए था। बनारस में क्यों नहीं विकास हुआ, गंगा साफ क्यों नहीं हुई। अब ये इन सारी असफलताओं को छिपाने के लिए ही ये जुमलेबाजी और एक दूसरे पर, यानी इसीलिए कहा जाता है कि सामने वाले की कमीज ज्यादा गंदी है, हमारी उनसे ज्यादा साफ है। दिनेश सिंह जी, क्या जवाब देंगे? बात तो सही है। नहीं, बजट की कमी आड़े आ रही है या प्रधानमंत्री को गंभीरता से नहीं लेते आपकी पार्टी? बिल्कुल नहीं। 2 चीजें सुनिए, पता नहीं रविंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकारी भी होंगे कि आदर्श गांव के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। रविंद्र जी आप जानकारी रखिए, मैं जानता हूं। मत करिए, आप मीडिया का अपमान करते हैं, पत्रकारों का अपमान करते हैं। रविंद्र जी बहुत काफी है, रविंद्र जी बहुत काफी है, कृपया आप वकालत अपने पास रखिए। पत्रकार हैं, पत्रकारों का अपमान मत करिए। अब आप वकालत मत करिए रविंद्र जी। एक भाषा की गरिमा जरूर है, मर्यादा से बाहर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। आप हमारे सभी वक्ता हैं, आप सभी हमारे सम्मानित मेहमान हैं। रविंद्र जी से हमने कहा कि आदर्श गांव के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था अलग से कि ये बजट है, ले जाके विकास कीजिए। निश्चित तौर पर पहले के जो आदर्श गांव ना लेने के पहले जो स्थिति थी, आज जरा सुन लीजिए, बीच में पता नहीं क्या स्थिति। पहले आदर्श गांव जब गोद नहीं लिए गए थे तब और आज जाकर देखिए कि कुछ अंतर है कि नहीं। अब आपका मानक क्या है, आप उसको किस पैमाने पर नापते हैं, मुझे नहीं पता है, नंबर 1। दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि हमारे 73 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, सारी की सारी सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको जिताकर भेजा था निश्चित तौर पर। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी, विकास की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे सांसद धन वहां से उनको जो धन आवंटित किया जाता है उसको खा गए हों, उसको यूज ना किए हों, उसको कूड़े में फेंक दिए हो, उसमें घोटाला कर दिया हो, उसमें चोरी कर लिए हो, उसमें बेईमानी कर लिए हो, तब आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर लगती है। ये सरकार की जिम्मेदारी। 5 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आज आप पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन आए कि नहीं। दिनेश जी, मेरा एक सवाल ये है, वर्षों में दिनेश जी यही बात पिछले 3 वर्षों में आपने राज्य सरकार से क्यों नहीं पूछी कि सांसद निधि का पैसा आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पूछ रही कि आप विकास क्यों नहीं कर रहे हैं, आप किसानों के हित में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बुंदेलखंड पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, यानी आपको लगता है इनको लगता था कि अगर ऐसा काम कर देंगे तो उसका लाभ कहीं केंद्र सरकार को ना मिल जाए। सर, आपको अगर लगता है कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, अगर सांसद सहयोग भी करने को तैयार हैं, आप इस बात को लेकर सूची क्यों नहीं निकलवाते कि उन 73 सांसदों में प्रधानमंत्री जी को छोड़ देते हैं, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, क्या काम? बाकी के जो 72 सांसद हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्रों में कितनी बार इन 3.25 सालों में गए हैं, इसका ब्यौरा क्यों नहीं निकलवाते? अच्छा जी, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। हम कह रहे हैं सांसद आदर्श गांव की योजना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए तो नहीं थी, ऐसा तो है नहीं ना। ये तो सारे सांसदों के लिए अपेक्षा तो ज्यादा करते हैं उनसे। बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूं, वही मैं बात कर रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। हम कह रहे हैं कि हमारे 73 सांसदों को आप एक तरफ रख दीजिए, बाकी सांसदों को एक तरफ रख लीजिए, उनके आदर्श गांव से हमारे आदर्श गांव की तुलना कर लीजिए। अगर हमारे सांसदों का आदर्श गांव इनसे 18 हो जाता है, अब्बास साहब उंगली उठा रहे हैं, स्वीकार करने के लिए यहाँ बैठा हुआ। ठीक है, अब्बास साहब उंगली उठा रहे हैं। अब्बास साहब की बात मत करिएगा, अभी आप इटावा की बात मत करिएगा, आप सफाई की बात मत करिएगा, एक परिवार को रोजगार देने की बात अब्बास जी मत करिएगा।
अब्बास साहब काउंटर कीजिए जी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी एक राजनाथ ऐसी सिंह जी का योजना लखनऊ चलाई वाला वहाँ की बात थी कर जिसमें लूं। गांव को सुदृढ़ बनाने की बात कही राजनाथ थी। सिंह जी की बात उस कर नहीं, लूं। हम योजना आप को कह रहे हैं, आप भी अपने सांसद की बात करिए, राजनाथ मेरे सिंह जी नहीं। की बात ठीक है, मैं आप ठीक है, अपने अपने ठीक है, सांसद का उदाहरण बात दीजिए, करूं। उन्होंने ये गांव गोद लिया था, उसका एक आया ठीक ठीक है, ठीक है, अब्बास साहब आप जवाब दीजिए। जी मैं कह रहा हूं अपने सांसद की बात करिए, मेरे सांसद की नहीं। आप अपने सांसद की बात करिए, किसकी? अपने सांसद के, अपने हमारे यहाँ सांसद तो के, हजारों अपने राज्यसभा हजार सांसद के, लोग अपने हैं। लोकसभा सांसद का नाम लीजिए एक केंद्र तरफ से। सरकार को होता है हम तो खजाने कह रहे हैं का ना, मालिक। अपने राज्यसभा सर। और लोकसभा डायरेक्ट सांसद का सरकार नाम होती लेके है, बताइए। किसी को ताजगी नहीं होती। ज़ाया मत कीजिए अब ज्यादा। केंद्र की कई संस्थाएं डायरेक्ट काम करा देती है। ये उल्लू ना बनाइए, झूठ ना बोलिए। केंद्र होता उत्तर है प्रदेश अब्बास सरकार साहब, की अब्बास जरूरत साहब। नहीं है विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में विकास के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपके सहभागिता की जरूरत नहीं है, आपके सहयोग की जरूरत नहीं है। अब्बास जी, यही दृष्टिकोण में अंतर है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर केंद्र राज्य की बेहतरी के लिए काम करें, और जिन राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य को बेहतर बनाने का काम किया है, उसका परिणाम भी उन राज्यों के साथ है। अब्बास साहब। आपकी रहबरी पे सवाल है। नहीं, अब्बास साहब, आपकी रहबरी अब्बास का साहब। सवाल नहीं है। अच्छे दिन का उत्तर बात प्रदेश है। सर में जंगल सर राज ये आपने समय बना जाया दिया है, कर रहे मेरी हैं। रहबरी अब्बास थी। साहब, उत्तर अब्बास प्रदेश में साहब, परिवारवाद दिनेश का सिंह जी, बोलबाला हो गया, मेरी रहबरी थी। दिनेश सिंह उत्तर जी, प्रदेश में सर, जातिवाद का बोलबाला हो गया था, बड़ी मेरी विनम्रता के रहबरी थी। साथ आप दोनों मेहमानों से निवेदन, वक्त मत बर्बाद कीजिए ना सर, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए और क्या किया क्या नहीं किया आप अपना जवाब दे दीजिए, और बाकी जो सवाल पूछना है सर मुझे मेरा काम तो करने दीजिए। अब्बास साहब, सर जो 5 सांसद आपके हैं उनका भी काम बता दीजिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी एक ऐसी योजना की शुरुआत की थी जिसमें कहा था कि हम गांव को बेहतर बनाने का काम करेंगे, कितने गांव बेहतर हुए ये भी बताइए अब्बास साहब। देखिए, हर जिले में लगभग जहां हमारा सांसद हो या ना हो, हर विधानसभा के लगभग इन 5 सालों में 50-50 लोहिया गांव और 50-50 जनविशेष मिश्र गांव, और कोई ऐसा योजना थी किसी में 50 लाख, किसी में 60 लाख, किसी में 2 करोड़ एक टर्म में दिया जाता है एक बार में। और अगर एक योजना में आ गया गांव, लोहिया में आ जाए, जनविशेष मिश्र में आ जाए, तो उस गांव का बेड़ा पार हो जाता है। सब जानते हैं कि गांव अगर आ जाते हैं तो उनका क्या होता है। सर कितने लोहिया आवास वितरित किए गए अब्बास साहब, आंकड़ों में बताइए। गयापुर को, सर मैंने भी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों का दौरा किया है और लोहिया आवास जो उपलब्ध कराए गए हैं बहुत अच्छी योजना है, इस बात में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कई सवाल भी उठे हैं कि किस तरह से लोगों को ये आवास आवंटित किए गए हैं। आंकड़ों में जवाब दीजिए ना, कितने लोहिया आवास आवंटित किए हैं आपने, और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से किए गए हैं। सर कितने लोहिया आवास आवंटित किए हैं ये बताइए ना। नहीं, ये तो शिकायत करेंगे, जुमलेबाज खुद तो देंगे नहीं। किसी एक को दिया गलत हो बताओ, कार्रवाई होगी। गलत ये क्या मतलब, आप ये फला फला पात्र है ये, और ये गलत है, इसको अधिकारी के भी खिलाफ अच्छा जी, अगर अनुमति हो तो सर कितना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सर अब नाम गिनाना शुरू करूं, सूची दूं क्या आपको, आपको सूची दूं क्या कि कितने अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाई, कितने ऐसे नेताओं के खिलाफ हिम्मत जुटाई कार्रवाई करने की, नाम गिनाऊं क्या, नाम गिनाऊं सर, दिखाया था, मौके पर सस्पेंड करा। नाम गिनाऊं सर, किस तरह के लोगों पर कार्रवाई होती है ये भी बताऊं, जाते हैं शैलेंद्र अग्रवाल जैसे लोगों का क्या रोल होता है बताऊं आपको। ये नहीं अब्बास साहब, अब्बास साहब गले मुर्दे मत उखाड़िए सर, जनता के हितों की बात कीजिए कि हम अगर अगली बार सरकार में आएंगे तो हमारा एजेंडा ये होगा। कानून व्यवस्था आपको खूब अच्छी तरह से पता है, आपकी मजबूरी है, हम समझते हैं अच्छी तरह। प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब आप दोनों लोग सहयोग के तौर पर सामने आए, सहयोगियों के तौर पर सामने आ रहे हैं और लोगों को भरोसा भी दिला रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ, बिजली का बिल हाफ, दिल्ली में भी वादा किया गया था, याद है ना, फ्री वाईफाई, बिजली का बिल माफ। सर लोग ये नहीं चाहते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब दीजिए। और नकल का कारोबार अब्बास साहब, नकल का उद्योग उत्तर प्रदेश में चलता है, रविंद्र सिंह जी साथ में बैठे हुए हैं जी, अमित शाह कर रहे हैं, हम भी लैपटॉप बांटेंगे। प्रदीप जी, अरे लैपटॉप, प्रदीप जी जवाब दीजिए, एजेंडे क्या होंगे सर, बीती बातों को छोड़िए, उससे किसी को हासिल होने वाला नहीं है, बीती बातों को विसार दीजिए। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जब कर्जा माफी की बात करती है तो उत्तर प्रदेश की आवाम हम पर विश्वास करती है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ किया था। और जब ये कर्जा माफी सर की बात क्यों आज ये हालत हो गई, 70,000 करोड़ का आप बोलते ना कि हमने जब यूपीए शासन में हमने किसानों का कर्जा माफ किया, क्यों 44 से कम हो गए आप। निश्चित
देखिए 44 हमने अपने वादे पूरे किए हमने और जब ये कर्जा माफी की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि पिछले 3 सालों में आपको रोका किसने था कर्जा माफी से? देश के मुख्यमंत्री का बयान आता है। प्रदीप जी क्यों नहीं पूछते हैं कि प्रदीप जी 5 साल में समाजवादी पार्टी मेरा जवाब आ जाने दीजिए। आप यही सवाल क्यों देश के वित्त मंत्री का बयान आता है कि हिंदुस्तान में हमने 10 लाख तालाब खुलवा दिए और हिंदुस्तान में आपके आंकड़े में 6 लाख 6.5 लाख गांव है, 10 लाख तालाब आपने खुलवा दिए। ये वित्त मंत्री का झूठ है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान में 6,000 सालाना हम गांव का विद्युतीकरण करते हैं। आपसे पहले यूपीए की सरकार ने आजादी से पहले आज तक हमने 9,000 सालाना ग्रामों का विद्युतीकरण करके दिखाया है। यहाँ भी आप हमसे यूपीए सरकार से और कांग्रेस पार्टी से पीछे हैं। लगातार आपने झूठ बोले हैं और यहाँ तक नहीं। और जब आप कानून व्यवस्था पे बात करते हैं और अभी आपने ये बात कही कि इनसे पहले कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। हमने आपको बताया कि आपकी, ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, आपको बताया कि आपकी सरकारों में यही उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली बार AK-47 की गर्जना देखी थी। पहली बार आपके ही सांसद पर बलात्कार का आरोप था, वो भी कहीं और नहीं, राम की नगरी अयोध्या में। कुसुम मिश्रा कांड पूरा हिंदुस्तान जानता है। कानपुर देहात में आपके राज्य मंत्री शुक्ला जी पर कातिलाना हमला हुआ था और उनकी हत्या कर दी गई थी, थाने के अंदर कर दी गई थी। पूरा थाना छोड़कर भाग गया था। आपके कार्यकाल में झुंझुनवाला कांड पूरा हिंदुस्तान जानता। सांसद के घर में अपहरण करता और अपहरण सुन लीजिए ना, आपके कार्यकाल, हमारा कार्यकाल सुन लीजिए, अपने कानून जिसके साथ गठबंधन में गए जरा उसका भी बताइए ना, अपने गलत आप उसका भी बताइए ना। और उसका पिता समाचार पत्र उठाइए तो आप अनेकों अनेक घटनाएं, मैं गिनाना शुरू कर दूं। राजधानी के मुख्यमंत्री आवास मैं गिनाना शुरू कर दूं। टहलता रहा, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ये आपकी कानून व्यवस्था है। और जब आतंकवाद की आप चर्चा करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि देश का प्रथम आतंकवादी गोडसे और अंतिम ध्रुव कुमार सक्सेना, ये दोनों के संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। आप पर एक बात कहनी चाहिए, जो प्रदीप जी जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश की जनता इसको सुन रही है। लॉ एंड ऑर्डर किसके मामले में सही था, किस पार्टी की सरकार के मामले में गड़बड़ था, ये उत्तर प्रदेश की जनता लोग जानते हैं। नंबर दूसरी चीज तुमने करके दिखा दिया, महज एक वोट के खातिर पूरा भारत। प्रदीप जी हो गया कि भी 1 मिनट और जरा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किसके राज्य में बहुत अच्छी थी? भारतीय जनता पार्टी जरा अब्बास जी जरा 1 मिनट, जरा उनका जवाब दे दो, फिर आपका भी दे दो। अब्बास साहब जवाब कर लीजिए। अब्बास जी दोनों लोग देखिए, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए अब्बास जी। भारतीय जनता पार्टी वालों, अब्बास जी जरा सुनिए। अब्बास साहब, सर आप तो दोनों सहयोगी हैं ना, जवाब भी सिर्फ सवाल करते रहेंगे, जवाब नहीं लेंगे क्या? देखिए सर जवाब नहीं लेंगे क्या? अच्छा, सवाल आप ही लोग कर रहे हैं सर, आप ही लोग सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी तो ले लीजिए। बोलने लगे, हमारे सवाल में बोले, फिर हमें छोड़ के कानून व्यवस्था किसके राज्य में बहुत अच्छी थी, जनता को तय करने दीजिए। और आपको भी पता है जो आंकड़े, अगर मैं सुनाना शुरू कर दूंगा सर, ये आंकड़ों के लिए बात नहीं है। प्रदीप जी कह रहे थे, सुनिए ना, प्रदीप जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा विद्युतीकरण हमने कराया था। प्रदीप जी जब आपने पोल के खंभे गड़ाए थे, कितने घंटे बिजली आती थी उत्तर प्रदेश में, जरा मैं आपको चुनौती तो दे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चुनौती देकर जब आपकी सरकार थी तो कितने घंटे बिजली आती थी, जरा बता दीजिए। और तीसरी चीज, वो सत्य है क्या? हमारे शासन में माननीय राजनाथ जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो प्रदीप जी और अब्बास जी कान खोलकर सुन लीजिए, समूह गा की भर्तियां हुई थी। अच्छा जी, आपको भी याद होगा, समूह गा की भर्ती हुई थी। एक भी घोटाला, एक भी गड़बड़ अगर भर्ती में हुई तो आप बता दिए, चुनौती दे रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 सालों में जितने भी रोजगार देने के काम किए हैं, सब हाई कोर्ट में गया है। आप बता दीजिए, आपने एक जात के लोगों को चेयरमैन बनाना, एक जात के लोगों को थाने में बैठाना, एक जात के लोगों को नौकरी देना, एक जात के लोगों को स्कॉलरशिप देना, एक जात के लोगों को साइकिल बांटना, एक जात और एक परिवार के अलावा खुद। आज भी जो आपका गठबंधन है उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए, परिवार को बचाने की कवायद है और उत्तर प्रदेश की जनता इसको बखूबी जा रही है। नहीं तो 4 चरणों में आपने भी जान लिया। ठीक है, ठीक है। अब्बास साहब, मेरा सवाल ये है कि अब 5वें चरण का मतदान होना है। सर सुन लीजिए सर, ये झूठ नहीं चलेगा ना, आपने ये झूठ बोल रहे हैं।
नहीं, आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ये आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं अधिकारियों पर कार्रवाई, आपने कार्रवाई किया। जब तक नौकरी का नोएडा में, इसी नोएडा में जवाब तो सुनिए दिनेश जी, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई किया। आपने बात तो सुनिए। लखनऊ में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जो अच्छा काम कर रहा था अमिताभ ठाकुर, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया। आपने किस अधिकारी के खिलाफ आपने कार्रवाई की? आपने गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर कौन से कार्रवाई की, जरा बता दीजिए। ठीक है, अब जवाब के ले लीजिए दिनेश जी। और सिर्फ संघियों का विकास करते हैं जी अब्बास साहब, अब आप अपनी बात रखिए सर, अब आप अपनी बात रखिए। 500 से ज्यादा दंगे आपने उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने कराई और कानून व्यवस्था का आप हवाला देते हैं। आपके यहाँ एम्बुलेंस समय पर पहुंचती नहीं, कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। आप 100 नंबर की बात करते हैं, क्राइम हो जाती है, उसके बाद भी 100 नंबर पहुंचती नहीं, उसका आप हवाला देते हैं। ये आप कह रहे हैं सर बड़ा विनम्र निवेदन, 3 से 4 मिनट का वक्त है, इस समय को गवाइए मत सर प्लीज। दिनेश सिंह जी, अब्बास साहब कर रही है। दिनेश सिंह जी और अब्बास साहब, सर 3 से 4 मिनट का वक्त है। सर सुनिए, ये भाषणबाजी का मंच नहीं है, बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब्बास साहब सर ये रीजन बता दीजिए। दिनेश सिंह जी, मुझे आप दोनों मेहमानों की आवाज नीचे करानी पड़ेगी। 20,000 वजीफे अब्बास साहब, बटे, अब्बास साहब 5वें चरण का मतदान सोमवार को होना है। लोग आपकी पार्टी को क्यों वोट करें, इस बात का जवाब दे दीजिए। और क्या एजेंडे आप लोगों के रहेंगे? आप और प्रदीप जी की जो दोस्ती हुई है, आपकी पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है, तो आप आम लोग क्यों भरोसा करें जो वोटर हैं? ये जवाब दे दीजिए। हाथ का साथ जाएगा 19 तक, हाथ का और साइकिल का साथ जाएगा 19 तक। नहीं, वो तो आपका अपना फैसला है सर। लोग क्यों भरोसा करें? लोगों को तो बताइए कि हम ये करने जा रहे हैं। 73 सांसद के बाद वही पुरानी संगीत चाल, अंग्रेजी को दूध पिलाने वाले, अंग्रेजों की दलाली करने वाले, आज जब ये हर मुद्दे में फेल हो गए तो निरा कोरा झूठा प्रचार, गणेश जी को दूध पिलाने की भांति अब जरा वजीफे बांटती है, नौकरी बांटती है। ये सर इस तरह की बात का जनता पर क्या असर पड़ेगा? सर प्रदीप जी आप बता दीजिए, आप भी सहयोगी हैं, आप भी सहयोगी हैं। अब्बास साहब शायद मंच भूल जाते हैं। अब्बास साहब को लगता है कि भाषण के लिए मंच है तो भाषणबाजी करके निकल जाओ। सर ये भाषणबाजी के लिए मंच नहीं है। प्रदीप जी मुझे आप इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है अब्बास साहब, सर अब इस तरह कोई आपको नहीं सुन पाएगा ना फिर, कि जब हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी मुझे यह बता दीजिए, आप लोग जब गठबंधन में साथ जा रहे हैं, 5वें चरण का मतदान सोमवार को होना है, यह बता दीजिए कि लोग किस बात पर भरोसा करें, आपके गठबंधन पर, और क्या आप लोग करने वाले हैं अगर सत्ता में आते हैं? तो सीधा सा सवाल है। अच्छा, निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन पर, हमारी नीतियों पर, हमारे नेताओं के चेहरे पर लोग विश्वास कर रहे हैं और विजय का रथ आगे बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर बढ़ता जा रहा है। हमने आपसे पहले भी कहा, जब हम वादा करते हैं किसानों से कर्जा माफी का तो लोग हम पर विश्वास करते हैं। जब हम लैपटॉप देने की बात करते हैं तो लोग हम पर विश्वास करते हैं। जब हम हाई स्कूल से इंटर पास बच्चियों को साइकिल देने की बात करते हैं तो लोग हम पर विश्वास करते हैं। लोग जब हम कहते हैं कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, निश्चित तौर पर हमने साइकिल देने का वादा किया है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे। चलिए ठीक है बड़े संक्षेप में हम ये कह रहे हैं कि अभी अब्बास जी ने कहा कि हमारा ये गठबंधन 19 तक के लिए है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी 17 की बात हो रही है, 19 पर फिर हम बहस करेंगे। क्यों वोट देंगे? नहीं, ये गठबंधन 11 तारीख तक कि 11 को एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे हारने की वजह से। समाजवादी पार्टी कहेगी कांग्रेस की वजह से और कांग्रेस कहेगी समाज। आपका मेन सवाल कि हमको वोट क्यों करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारी जहां सरकारें हैं, हम तो विकास के मुद्दे पे, हम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोग हमारी सरकारों को देख रहे हैं और हरियाणा जैसे हजारों मध्य प्रदेश ठीक है सर। रवींद्र सिंह जी, ठीक है अब्बास साहब, अब हो गया, अब समय नहीं है सरकारों का सर, अब वक्त नहीं है। रवींद्र सिंह जी, मैं आपका फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा इसे पूरी बहस के दौरान, क्योंकि जो हमने शुरुआत में कहा था ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में तो कोई दल पीछे नहीं रखता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, और विकास के मुद्दे छूट जाते हैं। इस पूरे 1 घंटे की बहस में ज्यादातर वक्त इसी में गुजरा है। सर लोग क्यों भरोसा करें, किस पर भरोसा करें? ये सबसे बड़ी समस्या है जनमानस की। भरोसा दिलाने के लिए भाई जैसे वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार में जो काम किए, अगर वो वादा करके आए कि हमने तब इतने लैपटॉप बांटे थे, हम फिर बांटेंगे, अगर वो बांटते तो
इसी तरीके से केंद्र सरकार या भाजपा की सरकार है, जो भी वादे करते हैं, बजाय इसके वादों के जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि एक समय सीमा तय करें। अगर हमने जो 10 काम बताए हैं या 15 काम बताए हैं कि हम प्रदेश के विकास के लिए ये काम करेंगे, या बीजेपी ने अपने जो एजेंडा रखा है विकास का कि हम ये रखेंगे, बजाय इसके कि एक एजेंडा घोषित कर देने के बाद, चुनाव बीत जाने के बाद सभी भूल जाते हैं, बजाय भूलने के उसको समयबद्ध तरीके से और उसको एक एक स्टेप लेके पूरा करें तो जनता में भरोसा बनेगा। और आज जनता जो भ्रमित हो रही है या जो ये टूट हो रही है या बंटवारा हो रहा है वोटों का, ये अपने आप रुक जाएगा। ये इन लोगों को सोचना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस का गठबंधन हो या बहुजन समाज पार्टी हो। अब वो समय आ गया है कि जनता बहुत इंतजार नहीं करेगी कि यानी आपको लगता है कि अब राजनीतिक दलों को खुद इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों से भरोसा आम जनता का उठता जा रहा है और ये बात और समयबद्ध तरीके से उन विकास योजनाओं को पूरा करना होगा, तभी अब जनता आगे भरोसा करेगी। क्योंकि चुनाव ऐसा नहीं कि आखिरी बार चुनाव हो रहे हैं, चुनाव अभी फिर होना है। सर, चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, तभी तो जनता लेकिन लोग सिर्फ जिस उम्मीद के साथ अपनी सरकारों को चुनते हैं कि ये सरकार अगर हम चुन रहे हैं तो ये हमारे जो विकास के काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन ज्यादातर निराशा लगती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह जी, मोहम्मद अब्बास साहब, दिनेश सिंह जी और रविंद्र सिंह जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि अब तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गरमाती जा रही है, बात विकास के मुद्दों की जब होती है तो उससे भी राजनीतिक दल भटकने लगते हैं और ये राजनीति के लिए बेहतर नहीं है। अब सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। ये तू मैं की राजनीति से हटकर विकास के मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर ही अपना एजेंडा पूरी तरह से फोकस पर रखना चाहिए। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।